उत्तर मांगे प्रदेश में आज हम बात करेंगे अग्निपथ की, भारत बंद की, बवाल की और जो भी सियासी प्रतिक्रियाएं चल रही उनकी। लेकिन सवाल यही है कि विरोध हो रहा है, लेकिन ये विरोध हिंसक क्यों है? और सवाल यह भी है कि हक की आवाज उठाना जायज है, लेकिन क्या उसको हिंसा में बदल देना सही है? यही उत्तर मांग रहे प्रदेश। प्रदर्शन के नाम पर तोड़फोड़ क्यों? हक की मांग जायज, पर हिंसा का रास्ता क्यों? प्रदर्शन, हंगामा, ट्रेन रोकना कितना सही? अग्निपथ के विरोध में भारत बंद सही या गलत? पक्ष में कई लीडर, विरोधी नेता हाउस अरेस्ट। प्रदर्शन के नाम पर अराजक तत्व बिगाड़ रहे माहौल। अग्निपथ के नाम पर ऐसा प्रदर्शन क्यों? उत्तर मांगे प्रदेश। तो सवाल कई हैं और उनके जवाब मिलने जरूरी। हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ गए हैं। कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम जी हमारे साथ हैं, डॉक्टर अनुराग भदौरिया नेता सपा, एसएन सिंह भाजपा प्रवक्ता हैं हमारे साथ, अविनाश और शैलेश भी जुड़े, उनके पास भी जाएंगे। लेकिन सबसे पहले आचार्य प्रमोद कृष्णम जी आपके पास आ रहे हैं। ये जो पूरा वाकया चल रहा है अग्निपथ योजना को लेकर, आप भी आज सत्याग्रह में शामिल होने के लिए जा रहे थे, लेकिन आपको नजरबंद कर दिया गया। हालांकि प्रशासन खुलकर उस पर कुछ बोल नहीं रहा है। आप लोगों का जो विरोध है वो किस बात को लेकर है? क्या क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जिससे लगता है कि ये अग्निपथ योजना ठीक नहीं है देश के लिए और युवाओं के लिए? देखिए, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है समझने के लिए। ये जो अग्निपथ है, ये अग्निपथ नहीं है, ये पतन का पथ है, ये पतन का रथ है। और इस पतन के रथ पर भारत के नौजवानों को नहीं बैठाया जा सकता है। भारत का नौजवान कोई भीख नहीं मांग रहा है, कोई बहुत बड़ी खैरात नहीं मांग रहा भारत सरकार से। अपना जीवन यापन करने के लिए एक रोज़गार मांग रहा है, और जो रोज़गार मांगना उसका अधिकार है। और फिर भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 2014 में ये वादा किया था कि अभी 2 करोड़ रोज़गार देंगे। तो 8 साल हो गया, तो 16 करोड़ रोज़गार देने चाहिए थे, लेकिन नहीं दे पाए। तो अगर आप भारत के नौजवान को जो आपने वादा किया था वो रोज़गार देना चाहते हैं, तो भाई उसको परमानेंट जॉब दीजिएगा ना। बिल्कुल, लेकिन तरीका है कि आप 4 साल भर्ती कर लीजिएगा, 4 साल के बाद जो है वो फिर कहाँ तक के खाता घूमेगा 4 साल करने के बाद में? तो ये बात कोई ना तो तर्क संगत है, ना ही ये गले उतरती है। ये एक तमाशा है, ये एक गलत नीति है, इसको वापस लेना चाहिए। बिल्कुल आचार्य जी, जो बात सरकार और सेना की तरफ से कही गई कि जितने भी युवा भर्ती होंगे, अग्निवीर बनेंगे, 25% को उनकी योग्यता और दक्षता के आधार पर सेना में जगह मिलेगी, 10% को जो अन्य सुरक्षा बल हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, उसमें उनको आरक्षण मिलेगा। इसके अलावा अलग अलग राज्य सरकारें अपने अपने स्तर पर वरीयता देंगी। क्या ये जो वादा है इस पर यकीन नहीं है, या फिर इस वादे से भी उनका भविष्य संकट में बना रहेगा? जो पहला वादा किया था पहले उसे तो पूरा करें, दूसरे वादे पे तो तब यकीन करें। अब सवाल इस बात का है कि भाई आप सीधे सीधे भर्ती क्यों नहीं करते? आप 1 लाख नौजवानों को भर्ती देना चाहें, 2 लाख को देना चाहें, 5 लाख को देना चाहें, आप आर्मी में भर्ती खोल दीजिएगा, आप भर्ती करिएगा। अब 4 साल के लिए वो भर्ती होगा।
उसको कितना टेंशन आप दे रहे हैं नौजवान को कि वो 4 साल के बाद कहाँ जाएगा, वो क्यों PSU ज्वाइन करे, वो कहाँ अपने बायोडाटा लेकर के घूमेगा, कहाँ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेकर घूमेगा, फिर उससे कहा जाएगा कि साहब ये मोहर लगवा के लाओ, फिर उससे कहा जाएगा साहब अभी वैकेंसी निकलेंगी। ये कितना तमाशा करना चाहते हैं। सीधी सी बात है, आपने जो योजना लॉन्च की है वो बिना सोचे समझे कर दी है और उस योजना को आप वापस नहीं लेना चाहते हैं। तो भारत का नौजवान और हम सब लोग ये चाहते हैं कि भाई आप भारत के नौजवान को, देश के नौजवान को नौकरी दें और फिर वो सेवा करना चाहता है देश की। अगर देश की सेवा करना चाहता है तो उसे आप सीधे सीधे भर्ती क्यों नहीं कर रहे हैं? आप घुमा फिरा कर लेकिन, बट, किंतु, परंतु ये सब क्यों करना चाहते हैं? आप धोखा देना चाहते हैं क्या उसको? आपकी नीयत में खोट है। ये सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि सरकार की नीयत में खोट है। अगर सरकार उनको रोजगार देना चाहती है सीधे भर्ती खोल दे, भर्ती की प्रक्रिया है। ये ड्रामा क्यों कर रहे हो भाई? इस देश को ले कहाँ जाना चाहते हो आप? ठीक है आचार्य जी, ये सरकार की एक अलग बात हो सकती है। एक आखिरी सवाल आचार्य जी आपसे कि सेना ने 2 महत्वपूर्ण बातें कल कही प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने कहा कि जो युवा है वो हमारे लिए इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब आप देखते हैं हाई एल्टीट्यूड पर कितनी मौतें हो रही हैं उम्र दराज सैनिकों की। दूसरा, उन्होंने कहा कि जिस तरीके की परिस्थितियां बन रही हैं उसमें हमारे सामने चुनौती ये भी है कि सेना को युवा रखा जाए। औसत उम्र जो है वो 26-27 बनी रहे, अभी 32 हो गई है। ये 2 चिंताएं सेना जता रही है। देखिए, भारत की सेनाओं का सम्मान भारत का प्रत्येक नागरिक करता है। भारत की सेना हमारा गौरव है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि भारत की जनता ने और भारत के नौजवानों ने जो वोट दिया था वो तो सरकार को दिया था, बीजेपी को दिया था। अगर बीजेपी, देखिए कितनी बड़ी विडंबना है कि भारत की सरकार एक योजना लॉन्च करती है लेकिन उसे जस्टिफाइड करने के लिए देश की सेना को सामने कर देती है। ये तो बड़ा विचित्र मामला है। देश की सेना देश की सुरक्षा के लिए है, भारत की सरकार की साख बचाने के लिए नहीं है। अरे भाई, भारत की सरकार के मंत्रियों को फेस करना चाहिए नौजवानों को। सवाल तो हम भारत की सरकार से कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि एक तो सारे नौजवानों से अपील करना चाहता हूं कि हिंसा नहीं करनी है। रेलगाड़ी फूंकना, आगजनी करना, सड़क पे जाम कर देना, बसें तोड़ना, रेलवे स्टेशन फूंकना, ये बिल्कुल गलत है। ये नहीं करना है क्योंकि ये संपत्ति भाजपा की नहीं है, ये तो भारत की संपत्ति है। पर हम आज आपसे ही, आपके माध्यम से पूरे देश को बताना चाहते हैं कि हम अग्निवीरों के साथ हैं, इन बयान वीरों के साथ नहीं हैं। सत्याग्रह चलेगा, आंदोलन चलेगा जब तक ये योजना वापस नहीं हो जाती है, बिल्कुल चलेगा। बिल्कुल। आचार्य जी, एक बहुत छोटा सा रिएक्शन और चाहते हैं क्योंकि हर मुद्दे पर उत्तर प्रदेश के आप मुखर होकर बात कर रहे हैं, चाहे वो राम मंदिर का मसला हो, चाहे अन्य मसले हो, इस पर भी आप मुखर हैं और आपको जाने भी नहीं दिया गया, नज़रबंद कर दिया गया। यूपी जैसे राज्य में आंदोलन अगर बड़ा करना है तो प्रदेश अध्यक्ष की ज़रूरत होगी। जिस तरीके से आपने बेहद बेहतरीन तरीके से संज्ञान लिया, दौरे कर रहे हैं, क्या हम उत्तर प्रदेश कांग्रेस के भावी प्रदेश अध्यक्ष से बात कर रहे हैं? देखिए, मैं ना तो कांग्रेस पार्टी के साथ इसलिए हूं कि मुझे कोई पद मिलेगा, ना मैंने कभी पद की फिक्र की है। कांग्रेस पार्टी के साथ मैं इसलिए हूं कि कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने इस देश की आज़ादी की लड़ाई में अपनी भूमिका बहुत प्रमुखता से निभाई थी और देश की आज़ादी के बाद इस देश के निर्माण करने में कांग्रेस का एक रोल रहा है। दूसरा, देश की जो एकता है, देश की जो हमारी राष्ट्रीय एकता और अखंडता है, वो महात्मा गांधी के रास्ते पे चलकर हम लोग उस मंजिल को पहुंच सकते हैं। तो मैं कांग्रेस के साथ हूं। रहा सवाल किसी पद का या मेरी जिम्मेदारी का, ये कांग्रेस का फैसला है। ठीक, मैं इसमें कैंडिडेट नहीं हूं। ठीक है, धन्यवाद आचार्य जी, हमारे साथ आप जुड़े, आपने बातचीत की और आपका कहना है कि आप देश के युवा के साथ हैं, देश के साथ हैं और ये अपील बहुत ज़रूरी है कि विरोध हो लेकिन तोड़फोड़ ना हो। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। और हमारे साथ कुछ और खास मेहमान हैं, उनका रुख कर लेते हैं। डॉक्टर अनुराग भदौरिया जी, जिस तरीके से भारत बंद बुलाया गया, विरोध हो रहा है, प्रमोद कृष्णम जी ने कहा कि ये देश को बिगाड़ने की ये योजना है, लेकिन युवा जो हैं वो इस तरीके की हरकत ना करे कि आग और हिंसा हो। ये पूरी जो योजना है किस तरीके से आगे बढ़ेगी? आप लोगों की सियासी विरोध के तौर पर सत्याग्रह कांग्रेस ने शुरू कर दिया, आप लोग भी क्या ऐसे ही एक क्रमिक आंदोलन चलाएंगे इस योजना के विरोध में? मुझे अभी तक एक बात समझ में नहीं आई, भारतीय जनता पार्टी है ये युवा तो अपने ही देश में है, ये कोई बाहर के युवा, अपने देश के युवाओं के साथ ही भाई उन्हें आप 4 साल तो उनके साथ छलावा क्यों करना? वो तो अपना जज्बा उनके अंदर राष्ट्र की सेवा करने के लिए, वो देश की सेवा करना चाहते हैं। जब वो देश की सेवा करना चाहते हैं तो उनको सेवा करने का मौका दीजिए।
ये थोड़ी कि 4 साल में आप भर्ती करेंगे उसके बाद निकाल देंगे। और भारतीय जनता पार्टी के एक नेता कहते हैं कि भाई वहां से जब आएंगे तो इनको सिक्योरिटी गार्ड की भर्ती हम उसकी प्राथमिकता देंगे अपने बीजेपी कार्यालय में। तो उन मंत्री जी से या उन बीजेपी के नेता चाहता हूँ, आप तो अपने विधायक बना लिया, उसको भी आप इस तरह की लगाते तो बात समझ जाती, या आप खुद अपने लिए करते भाई। आप बोलिए कल से हम बीजेपी गार्ड की नौकरी करेंगे, कमाल की बात करते हैं। सारा ज्ञान यूथ के लिए है, अपने दूसरों के बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए कोई ज्ञान नहीं। एक बीके सिंह साहब है, जनरल साहब, वो अपनी बात, उनकी जब रिटायरमेंट हो रहा था तब तो लड़ रहे थे, 6 महीने हमारे कम पड़ रहे हैं, उसके लिए वो लड़े जा रहे थे। आज ज्ञान दे रहे हो बैठ के यहाँ पे। सोचिए आप, क्या मानसिकता भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, क्या चाहते हैं समाज के अंदर में? क्या हमारा युवा को वो सिक्योरिटी नहीं देना चाहते, उसको इनसिक्योर रखना चाहते हैं? भाई ये देश का युवा है, ये हिंदुस्तानी युवा है, कहीं बाहर किसी और देश का नहीं है। इसलिए आप अपनों से तो कम से कम धोखा मत करो, अपनों के साथ तो कम से कम इस तरह का छलावा मत करो। आप अपनों को तो कम से कम सम्मानपूर्वक जीवन जीने का मौका दो। आप तो कहते हो कि उनको डॉक्टर, इंजीनियर, उनको हम क्या क्या बनाने वाले हैं, उसके बाद आप सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी के लिए आप यहाँ पे बोलते हो प्राथमिकता देंगे। तो आपकी मंशा क्या है? आपकी मंशा शायद ये तो नहीं है कि आप युवाओं को नौकरी देंगे उसके बाद निकाल देंगे, बेचारे फिर रोड पे भटकेंगे। माने कहते हैं ना कि किशोरावस्था में भर्ती होंगे और भरी जवानी में आप निकाल देंगे उनको, वो बेरोजगार की बेरोजगारी यहाँ पे बेरोजगार रह गए। मतलब आपको रोजगार देने की मंशा नहीं है। और आप कहते हो, एक तरफ ये कह रहे हैं कि हमारे पास, ये बताइए, वर्ल्ड का बेस्ट यहाँ पे रिक्रूटमेंट सिस्टम है आर्मी का, और आर्मी दुनिया की सबसे मजबूत आर्मी मानी जाती है। तो हमारी सबसे मजबूत आर्मी मानी जाती है, तो ऐसी क्या कमियां रहेगी? क्यों आप एक्सपेरिमेंट हमारी आर्मी के साथ करना चाहते हो? जहाँ पे चाइना हमारे अंदर घुसा हुआ है, पाकिस्तान पहले से है, नेपाल भी यहाँ शायद बोलने लगा है, जहाँ इतनी समस्या से हम जूझ रहे हैं, वहाँ एक्सपेरिमेंट क्यों? एक्सपेरिमेट करना है तो दूसरी चीजों में कर लो ना। आपको ठीक है एसएल सिंह जी, ये देखिए बहुत गंभीर सवाल है और सुरक्षा का मामला है। एक सेकंड और, एक तरफ आप ये बताइए, सारा दोष यहाँ उत्तर प्रदेश और देश की जनता का है। आप सीए लाते हो तो जनता का दोष हो जाता है, आप यहाँ पे नोटबंदी करते हो तो जनता का दोष होता है, अर्थव्यवस्था से आप नहीं पूछते हो, आप किसान बिल लाते हो तो किसान बिल आता है तो भी किसान दोषी हो जाता है। आप ठीक है एसएल सिंह जी, वो सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि जिस वक्त आपके सामने टू फ्रंट तो बना हुआ है पूरी तरीके से खुलकर, उस दौर में क्या ये एक्सपेरिमेंट सही है सेना के साथ? बहुत अच्छी बात भदौरिया साहब ने कहा, अपने बात में ही जवाब उनका था। आज हम चारों तरफ से दुश्मनों से घिरे हुए हैं, इसमें अगर हम पहले से ही तैयारी करके अपने युवाओं के अंदर तो जोश होता है, अगर उनको हम टेक्निकली ट्रेन कर देते हैं कि कभी भविष्य में आवश्यकता पड़ती है और हमारे लिए वो खड़े हो जाते हैं, देश के सम्मान के लिए खड़े हो जाते हैं, राष्ट्र के सम्मान के लिए खड़े हो जाते हैं, तो राष्ट्र के गौरव की बात है, सबके गौरव की बात है। भदौरिया साहब सुन लीजिए, लेकिन क्या है अवधेश जी, चोर बचाए शोर वाली कहानी है। ये जो चोर है ना, किसी न किसी बहाने शोर बचा रहे हैं, चूंकि ये जो कंकड़ पत्थर चलाना चाहते थे उसके लिए अवसर तलाश रहे थे अवधेश जी, और जब अवसर नहीं मिला, आप देखिए अवधेश जी, सरकार क्या कर रही है, सरकार कह रही है आप जहाँ खड़े हो वहाँ सम्मानजनक होता है, सम्मानजनक पद होता है, मैं उसका भी सम्मान करता हूँ। लेकिन आप अपने देश को एमएलए बनाएंगे, अपने देश को सारी सुख सुविधाएं देंगे, उसको सदन में भेजेंगे, लेकिन देश का जो बेटा है, जो आम जनता का बेटा है, जो या मिडिल क्लास का बेटा है, गरीब का बेटा है, उसको सिक्योरिटी गार्ड के लिए प्राथमिकता देने की बात करेंगे। ये आपकी मानसिकता है। एक तरफ के बीके सिंह, जनरल बीके सिंह जो आज बीजेपी के नेता है, वो 8 महीने की नौकरी के लिए कौन जा रहे थे लड़ने के लिए? मेरी कब पड़ रही है, वो नौकरी के लिए कौन जा रहे थे 7 साल में, और यहाँ पे आपने तो 4 साल की नौकरी निकाल देंगे। ये आपकी मानसिकता है, ये दौरी मानसिकता नहीं चलेगी। आपके मंत्री तो यहाँ पे मनाई काटेंगे, मौज करेंगे, वहाँ 6-8 महीने के लिए लड़ेंगे कोर्ट में, और जो जनता मजाक उड़ाने पर चुका। ठीक है, मजबूती की बात कर रहे हैं, हमारे साथ शैलेश बने। शैलेश, एक छोटा रिएक्शन आप चाहेंगे, बताइए कि क्या रहा पूरी रिपोर्ट, क्या उत्तर प्रदेश की जो बंद बुलाया गया था, कितना सफल रहा ये? देखिए, लखनऊ की बात करें तो यहाँ पर बंद के चलते बहुत ज़्यादा चीज़ें तो नहीं दिखी, मतलब सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी चाक चौबंद थी, लेकिन रेलवे स्टेशन की तस्वीर दिखाते हैं और दिखाते हैं कैसे लोग परेशान हैं, क्योंकि इस बंद के चलते तमाम ट्रेनें बंद हैं, दर्जनों ट्रेनें और चारबाग रेलवे स्टेशन पर है। ये देखिए सामने डिस्प्ले बोर्ड है, और जितने ये लाल रंग की लाइन आपको दिख रही है, ये सारी कैंसिल ट्रेनें हैं। बिहार के लिए जाने वाली हिमगिरी एक्सप्रेस की ट्रेन आप देखिए, जम्मू तवी कोलकाता एक्सप्रेस, अवध आसाम एक्सप्रेस, ये सारी ट्रेनें रद्द हैं। यात्रियों से बात करते हैं जो यहाँ पर परेशान घूम रहे हैं कि कैसे वो अपने घर जाएंगे,
ज़रूरी काम है कई लोगों के लेकिन नहीं जा पा रहे, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? रामदेव शाह। कहाँ जाना आप? हमें समस्तीपुर जाना था। तो क्या हुआ ट्रेन का? ट्रेन सर सारा रद्द है। यहाँ से मैं पता किया, लखनऊ बरौनी वो भी रद्द है, लखनऊ मेल भी रद्द है, सब रद्द है। तो किस काम के लिए जाना? बस सर शादी था सर 22 तारीख को सिस्टर का। कैसे जाएंगे? आप सर वही तो सोच रहे थे जब मैं कैसे जाऊँ, अब बस उस पकड़ के जाना पड़ेगा, तो शादी में पहुँच नहीं पाऊँगा। अपने जैसे ही कुछ और यात्री यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ये जो आप भीड़ देख रहे हैं इसमें तमाम यात्री बड़ी संख्या में हैं जो ट्रेन रद्द होने से परेशान हैं। एक और यात्री से ऐसे ही बात करते हैं। आपका नाम? बुलेट। कहाँ जाना आप? फगवाड़ा। क्या हुआ ट्रेन नहीं है? है ऐसा रद्द है क्या? दिखा रहा है अमृतसर का। तो यहाँ पर आप देखिए जो तमाम ट्रेनें रद्द हो गई हैं और हमारे सामने देखिए कई लोग, क्योंकि कैमरा जो है वो एक लिमिट में घूम रहा है। यहाँ आप देखिए तमाम लोग जो हमारे कैमरा सहयोगी राजू दिखा रहे हैं कि किस तरह से ज़मीन पर यहीं पे अब चादर बिछाई, गमछा बिछाया, उस पर लेट गए हैं, क्योंकि पता नहीं अब कैसे जाएंगे। कोई यहाँ से प्लान कर रहा है कि अगर बिहार जाना है तो गोरखपुर बस से जाएंगे, वहाँ से कैसे जाएंगे, किसी के घर में शादी है, किसी के घर में कोई बीमार है। तमाम तरीके की जो तकलीफ़ें हैं उनका सामना लोगों को करना पड़ रहा है। और ये नज़ारा चारबाग रेलवे स्टेशन का है। हज़ारों यात्री इस वजह से परेशान हो रहे हैं। जहाँ तक बात करें सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, तो देखिए क्योंकि हम इस समय रेलवे स्टेशन के अंदर अवधेश मौजूद है, अगर हम बाहर होते तो वहाँ की एक तस्वीर जरूर दिखाते। कुछ देर बाद बिल्कुल शैलेश, हम लोग तस्वीर दिखा भी रहे हैं कि किस तरीके से पुलिस बल और सैनिक बल जो है अलर्ट पर हैं। और अग्निपथ योजना के विरोध में आज भारत बंद बुलाया गया था। अविनाश हमारे साथ बने। अविनाश, ये बताइए कि दिल्ली में किस तरीके की तस्वीर देखने को मिली भारत बंद को लेकर? देखिए अवधेश, अगर बात करें तो दिल्ली में दो जगह प्रदर्शन देखने को मिला। एक तो मिला शिवाजी ब्रिज रेलवे स्टेशन पे, जहां पे कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ट्रेन रोकने की कोशिश की, लेकिन उनको जल्दी हिरासत में ले लिया गया और ट्रैक पूरी तरीके से खाली करा लिया गया। कुल 18 मिनट का उनका प्रदर्शन था। 18 मिनट के अंदर अगर बात करें तो सीआरपीएफ जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है, इसके अलावा आरपीएफ, दोनों ने मिलकर वहां से प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया, जिसके बाद ट्रैक पूरी तरीके से खाली करा लिया गया था। इसके अलावा अगर बात करें तो कनॉट प्लेस में, वहां पर भी कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने जरूर प्रदर्शन किया और उनको भी हिरासत में ले लिया दिल्ली पुलिस ने। अगर बात करें तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के अलावा दिल्ली में किसी तरीके के किसी परीक्षार्थी ने या किसी युवा ने किसी तरीके का कोई प्रदर्शन नहीं किया। लेकिन जिस तरीके से पूरे देश भर में आंदोलन हो रहा है, संग्राम छिड़ा हुआ है, इसको लेकर के जरूर कहीं ना कहीं रेलवे के आवागमन पर काफी असर पड़ा है। ट्रेनें जो है काफी ज्यादा रद्द कर दी गई है पूरे देश भर में। अगर बात की जाए तो खासतौर से पूरा उत्तर भारत इस पूरे संग्राम से प्रभावित है। कुल 181 मेल एक्सप्रेस ट्रेनों को रद्द किया है रेल मंत्रालय ने और 368 पैसेंजर ट्रेनें हैं जिनको अगर बात करें तो रेल मंत्रालय ने अपनी ओर से रद्द किया है। और ये सारी ट्रेनें अगर बात करें तो उत्तर भारत की ओर ही चलने वाली है। ज़्यादातर जो ट्रेनें हैं वो दिल्ली से बिहार और पश्चिम बंगाल जाने वाली हैं, जिनको रद्द किया गया है। तो ये एक बड़ा नुकसान रेलवे को भी हो रहा है, जिस तरीके से रेलवे की संपत्तियां जलाई जा रही हैं और इसके साथ साथ रेलवे जिस तरीके से अपनी ट्रेनें रद्द कर रहा है, तो इससे रेलवे को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इसीलिए लगातार केंद्र सरकार भी प्रयासरत है कि इस पूरे आंदोलन को कहीं ना कहीं खत्म किया जा सके, जिससे कि ट्रेन सुचारू रूप से चल सके और जो तमाम बिल्कुल आंदोलन हो भी तो इस तरीके से स्थितियां न। डॉक्टर अनुराग भदौरिया जी, आंदोलन तमाम होते हैं, लेकिन जिस तरीके से इस अग्निपथ को लेकर 2 दिन में ही देश भर में ट्रेनें चलना शुरू हुई, क्या आप मानते हैं कि उसमें कुछ अराजक या फिर आपराधिक मानसिकता वाले तत्वों ने भी आग में घी का काम कर दिया? क्योंकि 2 दिन के आंदोलन में ट्रेन नहीं चलते हैं। इतना बड़ा किसान आंदोलन चला सालों तक, आप लोगों ने भी किसान आंदोलन सपोर्ट किया, शांतिपूर्ण रहता था, इसमें 2 दिन में ही आग लगने लगी पूरे देश में। देखिए, एक बात तो आपको माननी पड़ेगी, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश के अंदर में आई है, आदमी शकून से नहीं है, रख रहे थे, किसान परेशान, तो मौका ढूंढ रहे थे, किसी न किसी मौके की तलाश में थे, कोई ना कोई मौका मिले। लॉकडाउन से आनंद भदौरिया साहब कभी नोटबंदी जो से परेशानी कंकड़ देते पत्थर हैं, कभी इकट्ठा किसान करके अपने किसान छतों ले पे आके रखे हैं, वो परेशान लोगों देते पे हैं, कभी बरसाएं। अग्निपथ लाके आप परेशानी देते देखिए हैं, कभी तमाम ये जगह जो लाके गिरफ्तारी परेशानी हुई देते हैं। है मतलब उसमें राजनीतिक आदमी को पार्टी के लोग हैं, परेशान उसमें कोई जीने नहीं छात्र देना नहीं है। है। ये कैसी छात्र निर्दयी के सरकार रूप है, में जो अपने भदौरिया साहब की जो पार्टी हल्ला बोल का नारा तो इनका पुराना है, क्योंकि हल्ला बोल से तो इनको फायदा होता है। अवधेश जी, हल्ला बोल के जमीन कब्जा कर लेते हैं, हल्ला बोल के सरकारी जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है के नारे को बुलंद करते हैं। आज भदौरिया जी उसी कार्य को करने के लिए आ रहे हैं। बहुत दिन तक तो इसलिए शांत थे जो उत्तर प्रदेश में भदौरिया जी पूछ रहे हैं कि जब से आप लोगों की सरकार आई है, आप लोग जनता को चैन से नहीं रहने दे रहे हैं। कभी नोटबंदी कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, कभी कुछ ला देते हैं और हंगामा मचा रहता है।
आप जीना देखिए, मुश्किल कर दिया। नोटबंदी से तो तकलीफ इनको होनी चाहिए, क्योंकि इनके घर में जो मशीनें रखी गई थी उसमें जंग लग रहा है और काफी महंगी मशीनों को ये खरीदे थे। और मैं तो ये कह रहा हूँ अवधेश जी, हल्ला बोल तो इनका पुराना नारा है। जब इनकी सरकार थी हल्ला बोल के सरकारी जमीनों को कब्जा कर लिए, बहुत लोगों के भवन को कब्जा कर लिए। आज देखिए सरकार की संपत्ति, अपनी संपत्ति, भारत की संपत्ति, लोगों की संपत्ति को निशाना बना रहे हैं, जला रहे हैं। इनका तो कार्य है हल्ला मचाना। बिल्कुल सियासी चीजें भी सामने है, लेकिन कम से कम सबको मिलकर अपील तो करनी चाहिए कि विरोध लोग करें, लेकिन इस तरीके से आगजनी तो कम से कम ना हो। आप सभी मेहमानों को बहुत शुक्रिया, अविनाश और शैलेश साहब का भी बहुत शुक्रिया तस्वीरें दिखाने के लिए, जमीनी रिपोर्ट समझाने के लिए। तो ये पूरी तस्वीर, और उस बीच एक बड़ी खबर है, हिमाचल प्रदेश के सोलन में रोपवे फंस गया है और तकनीकी खराबी की वजह से ये रोपवे फंसा है। एक सैलानी का रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन 10 लोग अभी भी इस रोपवे पर फंसे हुए हैं। बाकी सैलानियों को निकालने की कोशिशें जारी है, रस्सी के सहारे सैलानियों को निकाला जा रहा है। तो बड़ी खबर है हिमाचल प्रदेश के सोलन से, और देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशन की, जहां पर तकनीकी खराबी की वजह से रोपवे फंस गया है। आसमान में ही जो सैलानी है वो लटके हुए हैं। एक सैलानी का रेस्क्यू कर लिया गया है और 10 लोग अभी भी फंसे हैं, लेकिन बेहद कम समय के अंतराल में रोपवे के फंसने का यह दूसरा मामला है। झारखंड में एक बड़ी घटना हो गई थी, तो ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि क्या देश भर में जो रोपवे चल रहे हैं उनकी एक बार तकनीकी ऑडिट बहुत सलीके से, बहुत तरीके से करने की जरूरत है। क्योंकि देखिए ये हिमाचल की तस्वीर सामने आई है सोलन की, जहां पर सैलानी फंसे। हालांकि एक सैलानी का रेस्क्यू कर लिया गया है, 10 लोग अभी भी इन ट्रॉलीज में फंसे हुए हैं। बाकी सैलानियों को निकालने की कोशिश जारी है और रस्सी के सहारे सैलानियों को निकाला जा रहा है। देखिए रस्सी के सहारे रोपवे से नीचे उतारा जा रहा है सैलानियों को। बेहद खतरनाक होते हैं इस तरीके के रेस्क्यू ऑपरेशन, बड़ी सावधानी के साथ इनमें आगे बढ़ना पड़ता है। और ये तस्वीर जो आई है हिमाचल प्रदेश से आई है, हिमाचल प्रदेश के सोलन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर तकनीकी खराबी की वजह से एक रोपवे फंस गया। आपको तस्वीरों में 2 ट्रॉली नजर आ रही है और देखिए ये जो एक सैलानी है उनको रस्सी के सहारे नीचे उतारा जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।